कर दी। हुगली की जगह कलकत्ता को और सूरत की जगह बम्बई बम्बई मुंबई मुंबई बॉम्बे मुंबई बॉम्बे मुंबई उसके बाद मुंबई मुंबई। ठीक है, तो ये सूरत की जगह मुंबई का महत्व बढ़ चुका था अंग्रेजों के आने के बाद। सूरत में सारी गतिविधियां ठप होने लगी और इधर हुगली जो अपने चरम पे था व्यापारी केंद्र के रूप में, उसकी जगह ली कोलकाता या कलकत्ता। ठीक है, इस तरह से इनका पतन हुआ फिर। ये तो बात रही अलग से रिलेशन से जो थोड़ी रिलेटेड है। अब देखो रिलेशन में इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से यह दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कब कहलाने लगा? 1850 में। क्यों कहलाने लगा? लोहा इस्पात उद्योग पनपने लगे थे वहां पे 1850 में 50 में। और 1730 बताया मैंने, तब क्या हुआ था? क्या हुआ था? लोहे की फैक्ट्री नहीं लगी तब लगी थी कपड़े बनाने की। उसमें प्रमुख शहर थे लंकाशायर और मैनचेस्टर। श्रीलंका को श्रीलंका बड़ा नहीं, वहाँ दो शहर है बड़े, मैनचेस्टर और लंकाशायर। तो ये दो जगह ना ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। हाँ, और भारत की बात करें तो अहमदाबाद मैनचेस्टर के बराबर है। सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में अहमदाबाद। ठीक है, हमारे यहाँ पे धान है ना, धान की फसल, अगर हम वहाँ जाएंगे तो कपास होगी वहाँ पे। यहाँ भी कपास है, अपने नरमा कपास है, लेकिन वहाँ पे अगर हम जाएंगे आगे जो रबी की फसलें होती है उसमें भी वहाँ पे गेहूँ वगैरह ये बिल्कुल कम मिलेगी आपको। क्या मिलेगा? कपास की खेती। ठीक है, कहने का मतलब ये कि वहाँ पे कपास बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। कपास होने की वजह से वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है वो फलता फूलता है। ब्रिटेन कपास के कपड़े जल्दी हो जाते हैं। कपास के कपड़े जो बनाते हैं वो कॉटन की क्या होता है? कपड़े ऐसी बात सर पड़ जाते हैं। मैंने कल ही किया इसे वो लगते थे तुमने कर दिया होगा नहीं हुआ तेरे को वैसे ही वो था। हाँ, तो पता है कपड़े भी कई तरह के बनते हैं ना, उसमें कई किस्म के। एक बढ़िया कपास होती है, उसमें थोड़ी लो क्वालिटी होती है। लो क्वालिटी के पास कपड़े बनेंगे वो कपड़े वैसे ही, और बढ़िया क्वालिटी के बनेंगे, बढ़िया मशीनों में बनेंगे, बढ़िया उसको कंपनी जो उद्योग बनाएगा बढ़िया बनेगा कपड़ा। कॉटन नरमे को भी कॉटन ही कहते हैं। सर यही पूछना था। हाँ, उसी को कॉटन कहते हैं। सर जो नरमे के वो होता है जैसे पौधा होता है उसे क्या कहते हैं? नरमे का पौधा? यस सर, उसे कहते नरमे का पौधा हैं इंग्लिश में ले कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट सर, कॉटन प्लांट भी नरमे का पौधा होता है। वो तो सीधा सा हो गया ना, जैसे कॉटन प्लांट या नरमे का पौधा, लेकिन उसका स्पेशल नाम क्या है वो मेरे लिए आगे देखिए। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी
और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इस क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने गाड़ी चला रहा है। अपनी एरोप्लेन को बंद रख, 5 मिनट हो गए। एरोप्लेन तो देखो, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। अब देखो, मैंने बात बताई पहले कि भारत के अंदर है ना, जो 17वीं शताब्दी से पहले जो बुनकर थे उनकी बहुत अच्छी स्थिति थी, बहुत पैसा कमाते थे वो। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के अंदर उद्योगों की स्थापना होती है, औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, तो वहाँ कपड़ा बनना शुरू होता है मैनचेस्टर के अंदर, लंकाशायर के अंदर। तो वो कपड़ा कहाँ जाता है? वो भारत, जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे, जहाँ पर इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था, उन देशों में बेचते थे वो, और वहाँ एक बड़ा बाजार मिलता था उनको, क्योंकि जो मशीनों के द्वारा कपड़े बनाए जाते थे मैनचेस्टर के अंदर, लंकाशायर में, वो कम कीमत के होते थे, और जो बुनकर बनाते थे आके वो महंगे होते थे। तो आम आदमी की पहुंच से दूर होते थे, तो जो गरीब लोग थे उनकी पहुंच से वो दूर थे। इसलिए उनको बाजार मिल गया रातों रात। जो जितने उपनिवेश थे या भारत देश था, वहाँ जो कपड़े तैयार होते थे मैनचेस्टर के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वो सारे सप्लाई इधर भारत में होने लगे या अन्य देशों में जहाँ पे उनके उपनिवेश बने हुए थे। तो जब उपनिवेश बने थे और वहाँ पे सप्लाई होने लगे, तो भारतीय बुनकरों पर क्या असर हुआ, ये इस अध्याय का मेन मुद्दा हम चर्चा रहेगी इसके बारे में। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार की तुलना करते हैं। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। 1750 के आसपास आप कह सकते हो कि अन्य देशों से कोसों आगे था, बहुत आगे था। भारतीय जो बाजार था ना कपड़े का, वो बहुत आगे था, इसका मुकाबला नहीं कर सकता था कोई भी। जैसे चाइना का बाजार है ना, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना। तो चाइना के जो खिलौने आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें आती है, कम कीमत की मिलती है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता ना कोई देश। वैसा ही हाल भारत का था। उस समय भारतीय कपड़े का मुकाबला नहीं कर सकता था कोई भी। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्व एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। तो भारतीय कपड़े कहाँ का ज्यादा व्यापार होता था, कहाँ का मतलब जावा, सुमात्रा, पेनांग एशिया में भी, पश्चिम और मध्य एशिया में भी कपड़ों की भारी डिमांड थी भारतीय कपड़ों में। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक दुनिया यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। देखो, शब्दों में इतिहास छिपा है। कैसे छिपा है शब्दों के अंदर इतिहास? लास्ट टॉपिक रहेगा अपना आज का ये। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा। यूरोप के जो व्यापारी थे ना, उन्होंने सूती बारीक कपड़ा कहाँ देखा था? इराक में देखा था, मोसुल शहर में। जो अरब के व्यापारी थे इराक के अंदर, मोसुल शहर के अंदर, अरब के लोग जो व्यापार करते थे वो भारत से कपड़ा खरीद के लेके जाते थे। वहां अंग्रेजों ने पहली बार सूती बारीक कपड़ा देखा। अंग्रेजों ने पहली बार देखी। तो इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहते हैं। मसलिन, मलमल।
बारीक सूती कपड़े को क्लेश क्या कहने लगे? मलमल का कपड़ा या मसलिन का। जल्दी ही ऐसा तो खूब प्रचलित हो गया, मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। क्या डेरा डाला वहां पे? डेरा डालना वीडियो बढ़िया डेरा मतलब कौन सा? ऐसे नाम दिए क्लास में डेरा डालने का मतलब हुआ वहां पे आके उन्होंने अपना जो भी रहना शुरू किया। ठीक है, कालीकट में आए थे वो। वरना मैडम के रहते दो पे लगा। तो यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। अब जो पुर्तगाली थे ना, सबसे पहले आए थे मसालों की तलाश में आए थे भारत में। वो कोई कपड़ा खरीदने नहीं आए थे, मसाले जो काली मिर्च है, धनिया है, जीरा है, मसाले भारत देश था ना, सूती कपड़े और मसालों का बड़ा एक उत्पादक देश था। ये सारा जिसका आप पढ़ते हो जो कौन था? नहीं, अली का पुत्र कौन था? हैदर अली का। टीपू सुल्तान ने मतलब कितना व्यापार किया था अंग्रेजों के साथ, मसालों का, फ्रांसीसियों के साथ मसालों का व्यापार किया था। दक्षिण भारत के अंदर है ना, मद्रास ये या कर्नाटक व केरल हुआ, यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। कॉफी भी होती है नीली नीली पहाड़ियों में। टीपू सुल्तान ने क्या अंग्रेजों के साथ मसालों का, ये देखिए फ्रांसीसियों के साथ किया था। ठीक है, तो मसाले काफी होते थे। उस मसालों की तलाश में आए थे, उनको पता लग गया था कहीं से कि मसाले के बाद में आज कुछ कहते रेट क्या करके लाएंगे, इसलिए वो अपने साथ वो कपड़ा ले गए थे। ठीक है, जिसको कालीकट से निकले सब आज सुनो। अब जो मसाले खरीदने के लिए है उनको कपड़े भी अच्छे लगे, कपड़े भी खरीदे, जरूरी थोड़ी मसाले खरीदे और कुछ नहीं खरीदे। और उनको जैसे हम कहीं जाते हैं किसी शहर में बाजार में, हम कुछ सामान लेने जाते हैं, हमें वो चीज अच्छी लगती है, हम क्या करते हैं ये भी खरीद लेते हैं ना। इसलिए उन्होंने कपड़े भी खरीदे और यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले सबको कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। अब ये कालीकट से निकले सब, कालीकट से वो कपड़ा ले गए थे, कालीकट से संबंधित है, उन्होंने कहा कालीकट से ले गए कैलिको है, कैलिको कहने लगे। तो कैलिको जो जितने भी सूती कपड़ा था उसको कैलिको का नाम दिया गया, फेमस हो गया। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ के आना। और इसके फर्स्ट